नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। राजस्थान की हवा बदल गई है। जुलाई से सितंबर आते आते राजस्थान की फिजा बदल गई है। मैं कोई राजस्थान की गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मानसून की भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये चुनावी मौसम की चर्चा कर रहा हूं। और ये हवा आप सब महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इसे संकलित करके समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में बताने का जो काम मीडिया आपके सामने करता है, वो अक्सर आपकी आंखें खुल जाती हैं। और जुलाई महीने में जो चुनावी बयार बह रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि राजस्थान का रिवाज जो है कायम रहने वाला है, यानी एक पार्टी की सत्ता के बाद दूसरी पार्टी की सत्ता आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा था जुलाई महीने में। लेकिन सितंबर आते आते फिजा बिल्कुल बदल गई। कांटे की टक्कर का मुकाबला पोल सर्वेज में एक के बाद एक, और इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी जुड़ रहे हैं। पहले उनसे परिचय करा दूं, फिर कुछ तथ्यात्मक बातें करूंगा और फिर चर्चा होगी कि ये राजस्थान की हवा कैसे बदल गई है। हमारे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, तमाम टीवी चैनल्स का चेहरा रहते हैं। और संजीव जी, आज हम राजस्थान के बारे में बात करने जा रहे हैं। और राजस्थान के बारे में बात करने से पहले कुछ फिगर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये फिगर देखिए, ये IANS पोल स्ट्रेट ओपिनियन पोल का फिगर है। 1 से 13 सितंबर के बीच ये ओपिनियन पोल हुआ। सैंपल साइज जो है, मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया है, 6705 का है। एक शून्य ज्यादा पड़ गया है, क्षमा करेंगे दर्शक हमें। और कांग्रेस को 97 से 105 सीटें मिलती दिख रही है, और बीजेपी को 89 से 97, यानी कांटे का मुकाबला। और इस कांटे के मुकाबले में कांग्रेस को बढ़त, यानी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। संजीव जी, थोड़ी देर बाद हम वो फिगर भी दिखाएंगे जो जुलाई महीने में था। लेकिन तत्काल इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया है और पूर्ववर्ती गलतियों को धता बताते हुए दोबारा रिपीट नहीं करते हुए बड़ी मजबूती के साथ अपने आप को मजबूत किया है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राजस्थान की स्थिति जो थी वो पिछले कुछ महीनों पहले में जो दिखाई दे रही थी, आपने शुरुआती दौर में भी आपने कहा, वो लगातार बदलती हुई दिखाई दे रही है। आज भी एक दर्शक ने टिप्पणी की है, मुदित माथुर जी कह रहे हैं कि द रिजल्ट्स of Rajasthan University Students Union election results will also matter। जी हाँ, निश्चित तौर पे दर्शक भी अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखेंगे वो, और अपनी अपनी मांग भी रखेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को मजबूत किया है, और वो जो परंपरा चलती चली आ रही है, उसको एक बार दिखाई दे रहा है कि वो बदलने जा रही है। उसके हिसाब से यदि हम देखते हैं तो आज भी एक खबर आई, वहां भी जातिगत जनगणना की बात शुरू हो गई है। हालांकि वक्त बहुत कम है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में अपने आप को मजबूत किया है, अपने नीतियों में बदलाव लाते हुए लोगों के साथ कनेक्टिविटी जिस तरह से उसकी बढ़ी है, निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियों के लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी कम रणनीतिकार नहीं है, लगातार वो भी कोशिश में लगी हुई है कि किस तरह से सेंधमारी की जाए। लेकिन जो सामने फिगर दिखाई दे रहा है, ये आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ फिगर दिखाई जी। मैं आपको बहुत जल्दी एक और फिगर दिखाने जा रहा हूं, वो जुलाई महीने का है। जुलाई महीने में देखिए क्या तस्वीर थी। जुलाई महीने में, इस बीच एक टिकर डिस्टर्ब कर रहा है, उसको मैं बाहर कर देता हूं। IANS पोल स्ट्रेट ओपिनियन का सर्वे था, और इसमें कांग्रेस को 71 से 81 सीटें मिल रही थी, बीजेपी को 114 से 124 सीटें मिल रही थी,
यानी आप अगर इससे पहले का जो सितंबर महीने का ताजा सर्वे देखें तो 97 से 105 कांग्रेस को, और पहले 71 से 81, यानी जो 71 से 97 हुआ 26 सीटों का फर्क न्यूनतम सीमा पर, और 21 से 81 से 105 यानी 24 सीटों का फर्क। 24 से 26 सीटें कांग्रेस के पक्ष में बढ़ी हैं और इतनी बीजेपी के अगेंस्ट में घटी हैं। ये 2 महीने के भीतर ऐसा क्या हुआ, लोगों में ऐसा क्या ऐसी कौन सी बातें हुई कि ये फिजा बदल गई? क्या लगता है संजीव कौशिक जी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से दौरा करना शुरू कर दिया और वहाँ के लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि क्या स्थिति है यहाँ पे और क्या होना चाहिए था और क्या यहाँ की सरकारों ने किया, अब मुझे लगता है कि लोग ये बात समझने लगे हैं कि राज्य के चुनाव जो है वो राज्य के मुद्दों पे होने चाहिए। राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है, वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, उसका आकलन होना चाहिए। अभी तक के वक्त में पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा था कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने फेस के तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी का चेहरा आगे लाती थी और मोदी जी को ही आगे करके लड़ती। लेकिन अब लोगों को ये बात समझ में आने लगा है कि ये चुनाव स्टेट लेवल का चुनाव है। यदि हमारी राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है, चेहरा बेहतर है, बहुत तरह की बातें शुरुआती दौर पे। छोटा सा इंटरवीन करता हूं संजीव कौशिक जी, ये देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सभा में भीड़ खूब उमड़ी है, लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा बीजेपी के कोई दूसरे नेता, वसुंधरा राजे जी तो कर नहीं रही हैं, दूसरे नेता जब सभा कर रहे हैं तो उनमें भीड़ ही नहीं जुट रही है। इसके क्या मायने लगाए जाए? इसके मायने साफ है। मोदी जी के चेहरे की जो स्वीकार्यता है वो अपने लेवल पे है, लेकिन स्थानीय स्तर पे मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई एक विश्वसनीय चेहरा जो भरोसेमंद हो, या फिर वहाँ उनके अलावा कोई ऐसा चेहरा जो भीड़ इकट्ठा कर पाए, आज के वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है। और मोदी जी तो वैसे भी हमने देखा है कि चाहे वो अलग अलग स्टेट के चुनाव की भी बात कर ले, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, जहाँ जाते थे जितनी भीड़ उमड़ती थी, शायद वो भीड़ यदि वोटों में तब्दील हो जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन राज्य के चुनाव बिल्कुल अलग। तुरंत एक और हस्तक्षेप, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा थे, उनको हटा करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी जी के सभा में वहां भी जबरदस्त भीड़ हुआ करती थी, लेकिन परिणाम उल्टे आए। लगभग वही चीज राजस्थान में दिख रही। वसुंधरा राजे जी को साइड कर दिया गया है, और नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ साइड नहीं किया है, 3 लगातार सभाएं हुई हैं और तीनों में नरेंद्र मोदी जी ने उनकी तरफ नहीं देखने की कसम जैसे खा रखी हो, उस तरह का पोस्चर दिया है। तो क्या इसके नतीजे जब आएंगे तो ये जो हवा है ये कांग्रेस के पक्ष में और बढ़ जाने वाली है? ये इग्नोरेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहतर लक्षण नहीं है, और उसी का नतीजा है कि ये ग्राफ आपको नीचे दिखाई दे रहा है। वसुंधरा राजे को जिस तरह से आप जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है, और ऐसा नहीं है कि देश की जनता या राज्य की जनता ये बात नहीं समझ पा रही है कि चल क्या रहा है। तो उस परिस्थिति में अकेला मैंने कहा कि ये राज्य के चुनाव में अब नरेंद्र मोदी का वो जलवा अब देखने को नहीं मिलेगा। ग्राफ जितना जाना था ऊपर वो ग्राफ जा चुका है, अब नीचे की तरफ ग्राफ है। और कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से निखरती चली जा रही है, और लगातार राहुल गांधी की भी छवि की बात यदि कर ली जाए तो आज के वक्त में जितने मजबूत और जितने समझदारी के साथ उनके कदम बढ़े हैं और अपने आप को जिस तरह से उन्होंने स्थापित किया है, ये अब कोई आसानी से उनको हाशिए पर धकेलने की कोशिश नहीं करेगा, और ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि यदि हमने राजनीति में कदम रखी है तो कोई किसी के वरदहस्त की वजह से नहीं रखी है, खुद के बदौलत पे अपनी एक मुकाम बनाई है। बहुत सारे लोग राजनीति में राहुल गांधी के बारे में ये बात कहते रहे कि ऊपर से आए हुए वो लोग हैं, लेकिन ऊपर से आए हुए लोग यदि चाहते किसी भी चाहे वो मंत्री पद हो या कोई ऐसा पद यदि चाहते तो शायद अभी तक वो बाहर नहीं होते, और वो इस तरह से पहले से मंत्री पद सुशोभित कर चुके होते। संजीव कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि अब सिर्फ राजस्थान में
नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है, राहुल गांधी भी फैक्टर बन रहे हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं? अगर ऐसा हाँ कहना चाहते हैं अब तो लोकसभा चुनाव में भी यही नतीजे दिखेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजस्थान उल्टे नतीजे दिखाया था पिछले बार राजस्थान में। मैंने कहा कि लोगों ने इस बात को अब समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है या नीति क्या है, वो किस तरह की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बिहार के इलेक्शन में या आपने देखा कि बिहार में जनगणना, जातिगत जनगणना की बात हुई, उसके विरोध में जाके जिस तरह से हथकंडे उसने अपनाए, यहाँ भी लगातार वो अब उसके विरोध में वो बातें कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़े परेशानी का कारण एक जाति जनगणना भी रहेगा, जिसकी वजह से वो लगातार इसके विरोध में है। और नरेंद्र मोदी की उन नीतियों में जिसमें खास करके निचले पायदान पे जो लोग खड़े हैं, वो ओबीसी हो या दबे कुचले लोग जो हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको जो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वो इकट्ठे करके वोट लेते रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की ये कलई खुलने लगी है कि उनकी स्थिति क्या है, सचमुच में उनकी स्थिति में कोई बदलाव आया है या नहीं आया है। संजीव कौशिक जी, आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बीच बीच में दर्शकों को दिखाते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक बात कहते हुए कि जो जुलाई में तस्वीर थी कांग्रेस की या बीजेपी की, और जो सितंबर में तस्वीर है, उसमें कांग्रेस को 20 से 24 सीटों का फायदा और बीजेपी को इतना ही नुकसान होता दिख रहा है। और अगर जो बात आप कह रहे हैं, नया फैक्टर के जातीय जनगणना भी राजस्थान में बड़ा मुद्दा बन रहा है, अगर ये मुद्दा बन गया तब तो ये हवा और भी बदल जाएगी। लेकिन हाँ, आपसे आपका जवाब लेते हैं, इससे पहले हम याद दिला दें दर्शकों को कि क्या थी ताजा तस्वीर जो 1 से 13 सितंबर के बीच जो IANS पोल स्ट्रेट का ओपिनियन पोल आया, इसमें सैंपल साइज 6705 का है, मैंने गलती से 60,000 लिख दिया है। तो ये कांग्रेस को 97 से 105 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 89 से 97 सीटें मिलती दिख रही हैं। ये ताजा सर्वे है। और इससे पहले जुलाई में जो सर्वे था उसमें कांग्रेस को 71 से 81 सीटें मिलती दिख रही थी, जबकि बीजेपी को 114 से 124 सीटें मिलती दिख रही थी। यानी बीजेपी तब सरकार बना रही थी जुलाई में, और सितंबर आते आते कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। ये बड़ा बदलाव, ये बड़ी फिजा जो बदली है, इसी के कारणों की हम तलाश कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हमने संजीव जी आपके सामने सवाल रखा है। देखिए, राजस्थान का विश्लेषण करने जब भी बैठते हैं तो हम देखते हैं कि मीडिया का भी एक बड़ा रोल रहा है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मसलों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने में, जिसकी वजह से इस तरह की बातें। कांग्रेस पार्टी लगातार बेहतर काम की, कांग्रेस ने वहां अच्छा काम किया, लगातार हर एक वर्ग को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली। अंतिम समय में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग योजनाओं, चाहे युवाओं को जोड़ने के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए जिस तरह की योजनाएं बनाई, जिस तरह से लोगों को कनेक्ट किया अपनी तरफ, निश्चित रूप से लोगों का भरोसा दोबारा जीतने में वो कामयाब दिखाई दे रहा है। लग रहा है लोगों को कि यदि ये सरकार कंटिन्यू रहे। जी जी संजीव कौशिक जी, आप इशारा कर रहे हैं कांग्रेस के भीतर जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो एक जंग, एक अदावत जो देखने को मिली, उसका इशारा कर रहे हैं। हालांकि इसकी सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। इनके बीच अदावत रही। सचिन पायलट ने युवाओं के मुद्दे उठाए, पेपर लीक के मुद्दे उठाए, और पार्टी आलाकमान को मजबूर भी किया कि वो हस्तक्षेप करे, और अशोक गहलोत जी को कई फैसले लेने पड़े। तो इसका मतलब ये है, और पार्टी ने सचिन पायलट को अडॉप्ट भी कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो विपक्ष का काम था वो काम सचिन पायलट को करना पड़ा, और कहीं ना कहीं इसका फायदा अब जबकि दोनों एक हो गए दिख रहे हैं तो कांग्रेस को मिल रहा है। देखिए, सच बात यह है कि सचिन पायलट भी कभी नहीं चाह रहे थे कि कांग्रेस कमजोर हो और अशोक गहलोत भी नहीं चाह रहे थे कि कांग्रेस कमजोर हो। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसपे लगा सचिन पायलट को कि नहीं, इन मुद्दों की बात करनी चाहिए और इन मुद्दों पे कदम उठाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है वो राजस्थान की जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो पार्टी आलाकमान ने उनकी बातें सुनी और उसका एक समाधान में निकला और रास्ते में निकले। जाहिर सी बात है कि जब सत्ता में आप होते हैं और आपके भीतर से ही अपने लोगों के लिए, व्यक्तिगत अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए यदि कोई राजनेता इस तरह से राह ठानता है तो उसका एक अच्छा मैसेज आता है कि अब सरकार में रह करके सरकार से ही अपने लोगों के लिए इस तरह का डिमांड करते हैं। और सरकार यदि ये बात मान लेती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार की
तारीफ होगी। तो ये जो विपक्षी पार्टियां सोच रही थी कि नहीं, दो खानों में बटा हुआ राजस्थान का ये कांग्रेस राजस्थान के लिए बेहतर साबित नहीं होगा, ये शायद पंजाब साबित होने जा रहा है। लेकिन उन सब आकलनों को, सब उस तरह की आशंकाओं को धता बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपने आप को एकीकृत किया और उन मुद्दों पर भी खुल के आपसी तालमेल बनाया और उस समस्याओं का समाधान भी किया, जो असंतुष्टि की बात थी उस पर भी काम किया, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गहलोत साहब भी जान रहे हैं, हालांकि ये भी पता है कि गहलोत साहब जितने मजबूत हैं और जिस तरह से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आगे के आने वाले दिनों में एक मार्ग प्रशस्त होगा नए युवाओं के लिए। एक खेप जो तैयार हुआ है उसके लिए निश्चित तौर पे जगह बनेगी। तो लेकिन वर्तमान में अनुभव की आंखें और युवाओं का जोश जो मिल करके एक अपना एक नया रंग वहां पे लाया है, वो उन परंपराओं को मुझे लगता है कि इस बार खारिज करने जा रही है राजस्थान की जनता, जो लगातार इतने वर्षों से चलती चली आ रही है। जी संजीव कौशिक, ये एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी की सभा में जबरदस्त भीड़ दिखी, लेकिन बाकी नेताओं की सभा में बिल्कुल नहीं दिखी। वसुंधरा राजे जी जहां जाती हैं भीड़ रहती है, लेकिन वसुंधरा राजे जी को सभा करने या परिवर्तन यात्रा में शामिल करने की कोई जरूरत ही बीजेपी ने नहीं समझी। लेकिन इसी तरीके से कांग्रेस में सचिन पायलट जहां जाते हैं जबरदस्त भीड़ जुटती है। लेकिन यह भी सच है कि सचिन पायलट जी का इस्तेमाल टोंक के इलाके से बाहर बहुत नहीं हो रहा है। क्या अच्छा नहीं होता कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिल करके चुनाव प्रचार में उतरते तो पूरी फिजा ही बदल डालते? उतरेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों यदि मेहनत करेंगे तो पार्टी की बेहतरी होगी और पार्टी बेहतर होंगे तभी ये दोनों बेहतर होंगे। दोनों राजनेता एक अनुभवी राजनेता हैं और एक युवा राजनेता है, अनुभव की कमी इनके पास भी नहीं है। तो इन्हें पता है कि आपसी तालमेल यदि नहीं बने तो इसका खामियाजा पार्टी भुगतेगी और पार्टी से ज्यादा हमें भुगतना पड़ेगा। तो पहले सत्ता में बने रहे, सरकार में बने रहे, लोगों का भरोसा जीते, इसके लिए दोनों तालमेल बनाएंगे। आपने जिस तरफ इशारा किया, भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए, भी मेरा भी व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि सचिन पायलट जिस तरह के ऊर्जावान हैं और लोगों से कनेक्ट करने की उनकी जिस तरह की क्षमता है, युवाओं को जिस तरह से वो खींचते हैं अपने तरफ, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। किस वर्ग पर कितना वो पकड़ रखते हैं, ये एक अलग मसला है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन समान रूप से उनका इस्तेमाल होना चाहिए। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी उनका इस्तेमाल भी करेगी। और ये बीच में ठीक है, राजनीति में कई बार इस तरह के मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन जब मिल के एक साथ काम करने की बात होती है तो पार्टी सर्वोपरि है। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों से मुखातिब होते हैं उस ग्राफिक्स के साथ। देखिए, ये IANS पोल स्ट्रीट ओपिनियन पोल है, 1 से 13 सितंबर के बीच हुआ है और सैंपल साइज इसका 6705 है, जो मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि मेरी गलती से एक शून्य डाल दिया है, ये 60,000 नहीं 6705 है। और जो आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा ग्राफिक्स ठीक कर दूं कि जुलाई महीने में जो 97 से 105 सीटें कांग्रेस को दिख रही थी, वो 89 से ये ताजा तस्वीरें हैं, 97 से 105 सीटें मिलती दिख रही थी और बीजेपी को 89 से 97 यानी कांग्रेस की सरकार बनती हुई साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन यही चीज जब जुलाई महीने में हमने देखा था, तो जुलाई में कांग्रेस की स्थिति थी 71 से 81 सीटें मिलती दिख रही थी और बीजेपी को 114 से 124 यानी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही थी। 2 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक और ग्राफिक्स हम दिखाना चाहते हैं, ये जो वोट शेयर का ग्राफिक्स है, जुलाई महीने का है। जुलाई महीने में बीजेपी को ज्यादा वोट प्रतिशत था, कांग्रेस के मुकाबले 2% ज्यादा था। बीजेपी को 44% और कांग्रेस को 42% वोट मिलते दिख रहे थे। और फिर भी अशोक गहलोत के लिए अप्रूवल रेट 61% का था, ये बहुत बड़ी बात थी। एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं, वो ये कि टाइम्स नाउ नव भारत और ETG ने जो ओपिनियन पोल किया है, उसने बहुत कांटे की टक्कर दिखाई। लगभग बराबरी का मामला, कांग्रेस के लिए 91 से 101 और बीजेपी के लिए 95 से 105 और 3 और 6 से 6 जो है अन्य के खाते में है। तो फिर भी इसमें हालांकि बीजेपी को थोड़ा सा एज दिखाया गया है, लेकिन टाइम्स नाउ जैसे चैनल में भी अगर कांग्रेस और बीजेपी गुत्थम गुत्था है, इसका मतलब है कि
चुनाव जो है कांग्रेस के फेवर में ही जाता दिख रहा है, ऐसा हमें लगता है। जी संजीव कौशिक जी। जी हाँ जी, आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि टाइम्स नाउ ने यदि इतना नेक टू नेक फाइट की बात वो अपने रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बात इससे आगे की। दूसरी बात ये हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की नीतियों को पूरे हिंदुस्तान में लागू करने का प्रयास किया और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का प्रयास किया है, लोगों के बीच में ये मैसेज चला गया है कि ये काम करना नहीं चाहते, विपक्षी पार्टियों को काम करने देना नहीं चाहते। ये लगातार एक नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राज्य के चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, केवल एक चेहरा, और वो चेहरा भी वो जिसमें लोग अब तो पूछ रहे हैं उनकी नीतियों के बारे में। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो लगातार 10 साल तक लोगों ने देखा केंद्र में, तो उसका भी एक असर तो होगा ही होगा। लोगों ने देखा कि केंद्र में आपने क्या किया है, रोजगार के मुद्दे पे आपने क्या किया, महंगाई के मुद्दे पे आपने क्या किया। आपने कहा था चप्पल वाले हवाई जहाज पे चलेंगे, उसके बारे में गांव में जो सांसदों ने अपना गांव गोद लिया था, उसका क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। देश के प्रधानमंत्री की जुबान फिसल रही है, जहां यूनिवर्सिटी नहीं है वहां यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, जहां एम्स नहीं है वहां एम्स बना देते हैं, पड़ताल होने लगती है, मेंस बनने लगते हैं। तो ये चला चली की बेला में जिस तरह से केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सर्वोच्च शिखर पे, उनसे बेहतर फेस तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। और उस चेहरे पर यदि इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पे वो जो उरूज पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ग्राफ अब पीछे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों से जोड़ सकते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को जोड़ सकते हैं, अलग अलग उनको भ्रम में रख करके कि क्या हमें करना है, कैसे करना है, बेहतरी करना है, लेकिन लोग दर्शक भी लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चांदनी कह रही हैं कि कांग्रेस के फेवर में माहौल ही एज पे है, कांग्रेस 5 साल बाद भी, माने भाव ये है कि 5 साल बाद भी कांग्रेस अगर कांटे में दिख रही, इसका मतलब कांग्रेस के फेवर में माहौल है। वो भी विश्लेषण करती हुई एक टिप्पणी है। जी निश्चित तौर पर लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस चीज को। लोगों को ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि वहां की स्थिति क्या है, हालात क्या है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को कम आंकना मुझे लगता है कि ये नादानी होगी एक तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव के मूड में रहती है। उनके पास सारे वो उनके तरकश में तीर होते हैं। इलेक्शन के नजदीक में कई तरह के तीर अप्रत्याशित रूप से वो चलाने शुरू हो जाते हैं। फिर ध्रुवीकरण, जिसके बारे में उनका सबसे बड़ा संजीव कहा जाए, एक बात जो कांग्रेस के नेगेटिव में कही जाती है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ये जो समझौता हुआ है, ये दिल नहीं मिले हैं। तो मुझे भी लगता है संजीव कौशिक जी, इसी 2 अक्टूबर को ये दोनों नेता गांधी जी जयंती समारोह मनाने के लिए इकट्ठा हुए और दोनों में बात तक नहीं हुई। 2 मिनट में ही अशोक गहलोत जी निकल लिए। हालांकि एक बात जरूर है कि एक दिन पहले अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच जो बैठक हुई, आमने सामने की बातचीत हुई और साथ में सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद डोटासरा और दूसरे मेघवाल जी और हरीश चौधरी जी, तमाम लोग थे। तो ये भी एक अभूतपूर्व घटना घटी है। तो यानी थोड़ा शक और संशय के बीच में कह रहा हूं कि कम से कम वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी जैसा व्यवहार कर रही है, उससे बेटर ये मैनेजमेंट जो है, डिसेंट मैनेजमेंट कांग्रेस में होता दिख रहा है। इस पर थोड़ी टिप्पणी हम चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये बात समझ रही है कि मैंने शुरुआती दौर में कहा कि अशोक गहलोत अनुभवी हैं, निश्चित तौर पे वो वर्तमान में मजबूत हैं और इस इलेक्शन में उनका चेहरा सामने है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना भविष्य यदि देख रही है, तो मेरे नजरिए से वो पायलट में भविष्य देख, क्योंकि यंग है, आगे आने वाले दिनों में जिम्मेदारी उन्हीं को मिलनी है, उन्हें मजबूत करना है। और वो भी समझ रहे हैं, पायलट भी ये बात समझ रहे हैं कि कांग्रेस को कमजोर करके उनके हाथ में मिलेगा क्या, कौन सी सत्ता मिलने वाली है। तो कांग्रेस को वो भी चाहते हैं, उन्हें भी पता है कि आने वाले दिनों में अब मेरे ही मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं, तो वो कांग्रेस को कमजोर नहीं करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि वक्त से पहले यदि कुछ किसी भी राजनेता के मन में यदि कोई बात है और जेहन में कुछ डिमांड है या फिर आगे बढ़ने की चाहत है, वो सारे राजनेताओं में होती है। तो अब पार्टी ये समझ रही है कि अनुभव की आंखें हैं, उसे साथ लेके चलते हैं। और एक युवा है जो भविष्य दिखाई दे रहा है, जिसमें तेज तर्रार
बहुत मजबूत, किस तरह से मेहनत करने वाला एक युवा नेता, जिसने पिछली बार अपने मेहनत के बदौलत सब कुछ चेंज कर दिया था। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के आला कमान देख रहे हैं कि वर्तमान में और भविष्य में दोनों के बीच में तालमेल बना रहे हैं। अब मन में कसक एक छोटी सी रहती है, मुझे नहीं लगता कि उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, लेकिन हाँ, यदि थोड़ी सी और ये कटुता या कड़वाहट जो है वो कम हो। अब निश्चित तौर पे जब हम और आप इस चीज का आकलन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो पार्टी के आला कमान के नजर में ये बात नहीं होगी, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से वो भी चाहेंगे कि ये थोड़ा सा दूरी जो है वो यदि नजदीकी में बदल जाए तो सोने में सुहागा होगा। और जी, कांग्रेस के आला कमान निश्चित तौर पर संजीव, हमारे एक दर्शक चांदनी जी लगातार बड़ा महत्वपूर्ण बात लिख रही हैं। मैं पूरा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ये भी एक अच्छा व्यू नजर आता है। वो लिख रही कि 5 साल बाद राजस्थान में माहौल बन जाता है। इस बार अब माहौल नहीं बना है बीजेपी के लिए। कांग्रेस आज भी जीत सकती है, एज पे है कांग्रेस। मतलब ये एक निरपेक्ष एक दर्शक की टिप्पणी है कि कांग्रेस जीत जी। रही है नहीं, बल्कि जीत सकती है, एज पे है। और उसका वो तर्क दे रही कि हर बार माहौल बन जाता है बदलाव का, इस बार माहौल दिख नहीं रहा है बदलाव का। आगे भी वो हाँ। लिखती है कि ये इलेक्शन लास्ट है अशोक जी का, इस बार अशोक जी को जिता के देना है। बिकॉज कांग्रेस ने हर बार उनको दिया है और लास्ट में वो हरवा के जाते हैं। वैसे गांधी फैमिली ने अब अशोक जी से मूव करने का मन बना लिया है। बहुत एक्यूरेट जो है एनालिसिस है हमारे दर्शक का। और हनुमान बेनीवाल जी के बारे में भी ये चांदनी जी लिख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी वाल वोट काट देगा बीजेपी के, जैसे बाइपोल सिलेक्शन में हुआ है, और वसुंधरा अंदर से ही अंदर बीजेपी की लंका लगा लेंगी। तो ये कितना जबरदस्त एनालिसिस हमारे दर्शक दे रहे हैं। जी संजीव कौशिक जी। हाँ, बिल्कुल सही है कि गहलोत साहब के बारे में, उसी बारे में मैं कह रहा था कि भविष्य के बारे में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी सोचेगी, और गहलोत साहब भी समझ रहे हैं कि ये आखिरी पारी है उसकी। तो इसलिए वो भी चाहेंगे कि मजबूती के साथ वो अपना, यदि कोई एक जगह सौंप के जाएँ तो मजबूत बन के मजबूत जगह सौंप के जाएँ और भविष्य में मजबूत रहें वो। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कोई बात हो या कांग्रेस को हानि पहुंचे, इस तरह का कोई कदम उठाएं। सचिन पायलट के बारे में बार-बार ये बात हो रही है, तो हम लगातार ये बात कहते चले आए शुरू से ही कि सचिन पायलट की कोई डिमांड भी ऐसा नहीं था कि वो जो जिस बात पे मुखर थे, जिस बात से वो खफा थे, वो ऐसा नहीं था कि वो वाजिब नहीं था या गैर वाजिब था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए कोई जगह बना दी जाए या हम उस जगह पे काबिल हो। सब कुछ पार्टी दे ही रही थी। वो जनता के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, जिस जनता से जो वादे किए थे और जिस बदौलत उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया था, उस मुद्दे पे वो खरा उतरना चाह रहे थे और पार्टी ने उनकी बात सुनी। ये बात बिल्कुल सही है कि गहलोत साहब की भी अब जिम्मेवारी बनती है इस बार, और पूरी ताकत वो लगा रहे हैं, लगाना ही होगा। मैंने कहा कि कांग्रेस यदि माइनस में जाती है तो दोनों के लिए बेहतर नहीं होगा, ये बात दोनों समझ रहे हैं। एक के बारे में वो जो आपकी दर्शक लिख रही हैं, बिल्कुल सटीक लिख रही हैं कि ये आखिरी पारी होगी और भविष्य तो सचिन पायलट का ही है। तो दोनों के बीच में तालमेल, निगाहें बहुत तेज है। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने गलतियों से कई बार सबक ली है और उस सबक को न केवल सबक के तौर पे लिया है, बल्कि उसमें सुधार भी किया है। नतीजे सामने आए। हमने देखा है कि पिछले इलेक्शन में किस तरह से जहां गुंजाइश नहीं थी, जहां लोगों का आकलन बिल्कुल विपरीत था, वहां पे जीत ला के दिखाया है कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी लगातार अब आगे की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी नीचे की तरफ है। उरूज में, मैंने कहा कि वो उरूज पे पहुंच गई थी, अब ढलान की तरफ वो जाएगी ही जाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। एक वक्त लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, और कांग्रेस को उतना वक्त मिला है। जी जी, बिल्कुल। मैं अब इस चर्चा को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन 2 दर्शकों ने अलग-अलग टिप्पणियाँ की हैं। एक तो चांदनी जी ने अपनी विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि गांधी फैमिली की मीटिंग हुई है पायलट जी के साथ 1 दिन पहले ही, और वो पंजाब जैसा माहौल राजस्थान में नहीं बनाना चाहते हैं, और इसी वजह से नहीं तो अशोक जी को कब का हटा दिया होता, ऐसा वो लिख रही हैं, वो उनका आकलन है। एक अजय वर्मा जी ने लिखा है कि नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। और चांदनी जी लगातार अपनी टिप्पणियां लिख रही हैं। हम बहुत उनकी टिप्पणियों का स्वागत करते हैं। और हम अपना सवाल आगे संजीव जी, आखिरी सवाल चर्चा के को अंत करने के लिए, कि जो बदलाव आया जुलाई से सितंबर तक,
और जिस तरीके से हाल में घटनाएं घटी हैं, हाल में घटनाएं बहुत घटी हैं कि अशोक गहलोत जी ने ताबड़तोड़ लोक कल्याणकारी घोषणाएं की हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान ले लिया है, आपको पता है। इसके अलावा वसुंधरा जी बाईपास हुई हैं, वो भी इस ओपिनियन पोल में नहीं है जो हम चर्चा कर रहे हैं, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट बैठ करके बात कर रहे हैं। ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो हमें लगता है कि इस फिगर को कहीं से कहीं पहुंचा दे सकते हैं इन फेवर ऑफ कांग्रेस। आने वाले दिनों में देखेंगे कि यदि जिस तरह का तालमेल अभी दिखाई दे रहा है, कुछ कमियों के बारे में भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उस कमियों पे भी आला कमान की निगाहें हैं और बड़ी तीव्र निगाहें हैं। उस कमियों पर भी थोड़ा सा उन्हें काम करने की जरूरत है और वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो तालमेल थोड़ा सा और बेहतर हो जाए तो जो आंकड़े आज दिखा रहे हैं इससे भी बेहतर कांग्रेस के आंकड़े आपको दिखेंगे। कांग्रेस की स्थिति पहले से लगातार मजबूत होती चली जा रही है और आने वाले दिनों में और ज्यादा ये जो आपके दर्शक है, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि बड़े प्रबुद्ध लोग और जानकार लोग इस पर तीखी निगाहें रखे हैं आपके इस चर्चा पे। और वो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है, महिला की टिप्पणी है और बहुत प्रबुद्ध तरीके से राजनीतिक से प्रबुद्ध टिप्पणी है। कहीं से देखिए तेलंगाना का उदाहरण रख रही है, बहुत बड़ा उदाहरण वाकई तेलंगाना है। तेलंगाना में भी ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, तो कांग्रेस अगर तेलंगाना में आ रही है जहां पर कि दूर दूर तक आसार नहीं थे, इसका मतलब है कि देश की फिजा बदल रही है, यही चांदनी कहना चाहती है। तो इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त हम मान लेते, क्योंकि ये चर्चा तो और भी लंबी खिंच सकती थी, लंबी जा सकती थी, हम बात कर सकते हैं। लेकिन संजीव जी, आप भी बहुत व्यस्त आदमी हैं और लगातार टीवी चैनल्स पे हमें पता है कि 8 बजे भी आपका कार्यक्रम है और 9 बजे भी आपका कार्यक्रम है, तो हम चाहेंगे कि इस बीच कुछ आप जलपान कर लीजिए और दर्शकों के बीच आपके विचार बहुत गंभीरता से सुने जाते हैं, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत आभार। हाँ, एक बात और, एक अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेम यू @प्रेम यू1, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है आगे भी जारी रहे और बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े। संजीव कौशिक जी, मैं आपसे कह रहा था कि दर्शक आपको देखकर जुटेंगे, और देखिए बड़ी संख्या में दर्शकों ने आपको देखा, प्रतिक्रियाएं भी दी। आपका बहुत बहुत आभार और आप सबसे विदा लेने का वक्त। शुक्रिया। नमस्कार।